हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज और आरएमएस वैल्यू की, पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर की। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप देखिए उसको, ताकि आपके जो कंसेप्ट बेसिक और क्लियर होते जाएं, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं एंड इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर बात की गई है। एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो आरएमएस और एवरेज का कंसेप्ट है उसको तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एंड किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 10 लाइन में भी सॉल्व हो सकता है एंड 2 लाइन में भी सॉल्व हो सकता है। तो मैं आपसे बात करूंगी किस तरीके से आप चुटकियों में जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड कैसे आप अदर स्टूडेंट्स से जो है वो आगे निकल जाते हैं। इस वीडियो में आगे जो है वो बने रहिएगा और बीच में जो आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगी आरएमएस वैल्यू का, उससे पहले आपका टास्क क्या है कि इस जो ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, फटाफट जो है अपना पेन कॉपी निकालना है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड आप देखिए कि आप इसको सॉल्व करने में आपसे हो पा रहा है कि नहीं, कितना समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इस क्वेश्चन को जस्ट 2 लाइनों में मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन जो है वो बीच में बात करेंगे। पहले कन्वेंशनली देखेंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपको क्या होगा, इंपॉर्टेंस पता चलेगा शॉर्टकट का कि कैसे आप टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आते हैं एवरेज वैल्यू पे आते हैं। सो एवरेज वैल्यू क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हम डीसी वैल्यू भी बोलते हैं। तो आपको क्या है, एग्जामिनर एवरेज वैल्यू ना पूछ करके वो पूछेगा कि डीसी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, तो आपके लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए कि वो डीसी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सो डीसी वैल्यू अगर मैं एवरेज जो है अगर जनरल सेंस में मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट का सपोज इंडिविजुअली कुछ मार्क्स आए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सम करना है टोटल मार्क्स के एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल 10। तो ये हो गया हमारा जनरल साइंस के बाद जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा 10। तो ये तो हो गई जनरल साइंस में बात। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमें कुछ वेवफॉर्म एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ था। तो अगेन मैं सेम वेवफॉर्म जो है वो ड्रॉ करती हूँ, साइनोसॉइडल, एंड इसका हम देखेंगे किस तरीके से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, जो साइनोसॉइडल टाइम के साथ पीरियोडिक वेवफॉर्म है, वेरी कर रहा है। ये ओमेगा टी जो है वो हमारा थीटा है, थीटा ही हमारा ओमेगा टी है, ओमेगा टी ही हमारा थीटा है। मार्किंग कर लेती हूँ मैं कुछ, ये हमारा हो जाएगा आई एम एंड ये हो जाएगा हमारा आई। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में इसमें आई ली हूँ करंट, एंड आप इसमें वोल्टेज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो जाएगा हमारा वेवफॉर्म आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आई जो है वो हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, एंड आई एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा जो है वो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग होता है वो हमारा 0 से होता है। ये जो है हमारा π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई, ये 3π/2 एंड दिस इज 2π। एंड अगेन ये जो है वो साइकिल ऐसे रिपीट होते जाएगा। तो ये एक पीरियोडिक है वेवफॉर्म। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा, अगर मैं पीरियड की बात करूँ जो कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2π, यहाँ तक ये हमारा हो गया 2π टाइम पीरियड। अब मैं कुछ इसका मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व करके एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ साइन वेव के लिए। तो हम देखेंगे किस तरीके से इसकी वैल्यू आती है। ये इसके लिए हमारा जो जनरल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया अंडर फुल कर्व, एरिया अंडर फुल कर्व डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच कर्व, लेंथ ऑफ ईच कर्व। सो ये हो गया जनरल सेंस की बात। इसको आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई एवरेज और वी एवरेज इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय इट्स पीरियोडिसिटी, की पीरियड आपने कितना लिया हुआ है, ये हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी। अब जो है वो अगर मैं बोलूँ कि किसी भी वेवफॉर्म के लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये जो है हम इंटीग्रेट अगर करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एरिया हो जाएगा, जिसको मैंने मार्क कर लिया है पॉजिटिव एरिया, एंड दिस इज़ माय नेगेटिव एरिया। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एरिया।
तो पॉजिटिव एरिया का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई तक जो है वो पॉजिटिव एरिया इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड पाई से लेकर 2 पाई तक जो है वो हमारा नेगेटिव एरिया आएगा। तो मैं इसको जो है वो पुट कर लेती हूँ एंड फाइनली मैं कैलकुलेट करती हूँ कि हमारा एवरेज वैल्यू कितना आएगा। सो यहाँ से आई एवरेज जो है हमारा 2 पीरियड में हो जाएगा 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा कितना है, 2 पाई है। अंदर मैं इंटीग्रेशन देखती हूँ तो इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से पाई तक हमारा है लिमिट। दिस इज आई थीटा प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई आई थीटा अगेन। इसको फर्दर हम मूव करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी। तो इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तो हो जाएगा, 0 से पाई। आप भी जो है अपना कॉपी निकालिए एंड देन सॉल्व करके देखिए कि आपकी कितनी वैल्यू आ रही है। आई की जगह मेरे को क्या पुट करना है, आई एम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को मैं थीटा ले लेती हूँ डायरेक्टली कन्वीनियंस के लिए। तो ये हो जाएगा थीटा पाई से लेके 2 पाई तक, अगेन हमारा जो है वो आई एम साइन थीटा डी थीटा। फर्दर सॉल्व करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं कि हमारी एवरेज वैल्यू साइन के लिए कितनी आ रही है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 पाई, इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई। आई एम को जो है वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो आई एवरेज जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई। आई एम को मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन का लिमिट, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस हम पुट करते हैं एंड देन लिमिट पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट के लिए हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक, एंड देन सेकंड के लिए हमारा जो है वो कॉस थीटा। इंटीग्रेशन लिमिट जो आप देखेंगे वो पाई से 2 पाई तक है। लिमिट पुट करिए एंड देखिए कितना आ रहा है, आई एम अपॉन 2 पाई, माइनस बाहर ले लेती हूँ, कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। आई एम अपॉन 2 पाई एज इट इज़ रहेगा। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 होता है 1, पुट कर दिए, कॉस 2 पाई होता है 1, कॉस पाई होता है माइनस माइनस प्लस 1। तो आप देखेंगे आई एम अपॉन 2 पाई हमारा बाहर है, ये हो जाएगा -1 -2, और एक और जो है माइनस है तो ओवरऑल ये 2 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा -2। तो ये कट गया हमारा 2 से। ओवरऑल आंसर हमारा क्या आया, आई एवरेज 0 आया। उम्मीद है आपका भी 0 ही आ रहा होगा, और आप नहीं किए तो प्रैक्टिस के लिए एक बार कैलकुलेट करके देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएँ। तो हम देखें आई एवरेज जो है हमारा 0 आ रहा है। तो अब एसएससी क्या करता है, इस पे ही क्वेश्चन पूछता है कि साइन वेव के लिए हमारा जो है आई एवरेज कितना होता है, मतलब किस पीरियड के लिए इंटीग्रेट करते हैं, फुल साइकिल के लिए करते हैं। ऑप्शन में दे देगा पहला ऑप्शन फुल साइकिल के लिए, सेकंड ऑप्शन में दे देगा 0 जो कि स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली 0 मार्क कर लेते हैं, और थर्ड जो ऑप्शन देगा वो हाफ साइकिल के लिए, एंड फोर्थ जो है अदर ऑप्शन कोई भी नन ऑफ दिस दे देगा। तो स्टूडेंट का जो आंसर होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आई एवरेज होता है। तो आपको क्या करना है, मिस्टेक्स को देखना है कि कहाँ मिस्टेक्स जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल जो साइन वेव है उसका जो है एवरेज वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि अगर आई एवरेज 0 हो गया तो इससे जो है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर आई एवरेज 0 हो गया तो उसका हम पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है वो हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि अब ये जो है फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कीजिए एंड इसमें थोड़ा सा फुल की जगह आपको क्या करना है, हाफ जो है वो लगा देना है। तो थोड़ा सा इसको आप स्टार मार्क कर लिए, ट्रिपल स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि ये जो है एक क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ हाफ साइकिल को, ये मैंने स्टार मार्क कर लिया यहाँ पर। आप भी अपनी कॉपी में मार्क करते हुए चलिए। अब ये जो है एरिया अपॉन पीरियोडिसिटी तो ठीक है, वेव ये मैं जो है रब कर रही हूँ। अब हम देखेंगे कि ओवर हाफ साइकिल कैलकुलेट करके आई एवरेज कितनी होती है। तो आप भी एक बार करिए कैलकुलेट, कितना आता है बताइए। अगेन मैं ये वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, छोटा सा वेव फॉर्म है, आपको ये पूरा एसी फंडामेंटल में पढ़ना है। 0 to पाई, दिस इज 2 पाई। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन इससे कन्वे नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ओवर अ हाफ साइकिल। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि साइन वेव के लिए आई एवरेज जो है वो ओवर अ हाफ साइकिल कैलकुलेट किया जाता है। अब आप सॉल्व करिए एंड बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू
1/पाई सिर्फ इतने के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारा पीरियड बनेगा यहाँ पर t इज इक्वल टू पाई बनेगा। एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं हम 0 to पाई, दिस इज आई थीटा। 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, आई को अगेन मुझे क्या पुट करना, आई एम साइन ओमेगा टी पुट करना है, तो ये हो जाएगा आई एम साइन थीटा डी थीटा। आई एम को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 0 to पाई। लिमिट पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। इस माइनस साइन को मैं बाहर निकाल रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा 0 to पाई। तो ये हो जाएगा हमारा आई एम अपॉन पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जा रहा है, कॉस पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन पाई, तो एज इट इज़ रहेगा। कॉस पाई कितना होता है, ये होता है -1 एंड कॉस 0 होता है -1। तो आप देख पाएंगे कि आई एवरेज जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, 2im अपॉन पाई। ये हमारा फाइनल, ये हो गया माइनस एंड ये हो जाएगा -2, तो ओवरऑल हमारा 2im अपॉन पाई आ रहा है। तो इसको आप बॉक्स में फिल कर लीजिए, पुट कर दीजिए एंड इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि आई एवरेज जो है वो कितना होता है एक साइन वेव के लिए। तो हमारा आंसर आया 2im अपॉन पाई। ठीक है, तो जो है कंसेप्ट यहीं नहीं खत्म हुआ है। इसके बाद 2/पाई की वैल्यू भी आपको याद रखनी है 0.3637 im, बिकॉज आप जो है वहाँ कैलकुलेट नहीं करते रहेंगे कि 2/पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो ये हमारा हो गया आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 im। तो ये हमारा आया 0.367 im। ये हो गया आई एवरेज की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि कुछ जो वेवफॉर्म मेंशन होता है, एसएससी पूछता है, डायरेक्ट वेवफॉर्म दे दिया, उससे आपसे पूछा कि आई एवरेज आप कैलकुलेट करिए। तो एक हम जो है लास्ट में मैं आपको एक टेबल के फॉर्मेट में पूरा जो है क्वेश्चन को लिखवा दूंगी, ताकि आप जो एग्जाम के टाइम में सिर्फ एक जो है पेज आप देख के जाइए एंड आपसे क्वेश्चन जो है वो 100% श्योर जो है वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये हो गया आई एवरेज। इसको होप जो है वो आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे कुछ कंक्लूजन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो 2 कंक्लूजन हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा। आप देखेंगे किस तरीके से जो है वो रेक्टिफायर को डील करेंगे यहाँ पर आई एवरेज के टर्म में। इस क्वेश्चन को जो मैं रब नहीं कर रही हूँ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। शॉर्टकट कुछ देखेंगे किस तरीके से जो है शॉर्टकट से हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं 2 ही लाइन में, एंड आपको करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल आपको मिलेगा। तो आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कंक्लूजन। इससे कंक्लूजन क्या मिला हम लोगों को। फर्स्ट कंक्लूजन तो ये मिला कि हमारे साइन वेव के लिए, फॉर साइन वेव हमने क्या किया था, साइन वेव के लिए आई एवरेज की वैल्यू निकाली थी। कितनी निकाली थी, 2im अपॉन पाई। ये हमारा एक फॉर्मूला था 2im अपॉन पाई, जो कि हम कैलकुलेट किए थे किस चीज़ के लिए, ओवर हाफ साइकिल। तो ये हमारा हो गया 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड कंक्लूजन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, अभी आपने कभी पढ़ा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है। ये हो गया हमारा इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, साइनोसॉइडल दे रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, आई, ये im हो जाएगा, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी और थीटा। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। आउटपुट हमें पता है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर आएगा उसके लिए हमारा आउटपुट जो है वो दोनों ही हाफ साइकिल के लिए मिलता है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, एंड देन अगेन रिपीट करेगा। तो ये हो जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई im। तो एक बार इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं आई एवरेज। आई एवरेज के लिए कितना क्या लिखेंगे हम, 1/पाई। इस वाले के लिए मैं आउटपुट में लिख रही हूँ 1/पाई। इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया, एंड आई थीटा। आई की जगह हमें पुट क्या करना है, आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा 0 to पाई, दिस इज आई एम साइन थीटा डी थीटा।
IM बाहर निकालेंगे। अगेन आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन और जो हम अभी सॉल्व किए थे वो सेम एक्सप्रेशन है। तो इस केस में भी जो हमारी I एवरेज है वो कितनी आ जाएगी, 2Im/π आएगी। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि फॉर अ साइनोसॉइडल वेव I एवरेज 2Im/π होता है एंड फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में जो हमें एवरेज वैल्यू मिलती है वो भी हमें क्या मिलती है, 2Im/π मिलती है। तो क्वेश्चन आपको साइन वेव ना बोल करके फुल वेव रेक्टिफायर का बोलेगा कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, थर्ड जो है वो हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हाफ वेव रेक्टिफायर का भी देखते हैं, आई एवरेज क्या सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वेव फॉर्म जो है वो सेम रहेगा क्योंकि साइनोसॉइडल ही इनपुट हम दे रहे हैं। तो साइनोसॉइडल इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा। अब थर्ड जो है मैं बात कर रही हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर ये हो गया हमारा। इनपुट में हमने क्या दिया था, इनपुट में हमने दिया था साइनोसॉइडल। तो ये हो गया हमारा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। इनपुट में दिस इज IM, ये हो गया हमारा I। टाइम पीरियड की बात करूँ तो ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक कहाँ जाएगा, ये पाई हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 3π हो जाएगा एंड सो ऑन। क्योंकि ये पीरियोडिक है तो ये जो है वो चलता रहेगा। अब आउटपुट में मैं देखती हूँ क्या आएगा। तो आउटपुट में हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता क्या है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए जो है वो वर्क करता है एंड नेगेटिव के लिए जो है वो क्या होता है, 0 मिलता है हम लोगों को। तो ये हो गया हमारा आउटपुट के लिए, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव में मिला, यहाँ पर जो है वो 0 हो गया एंड देन अगर अगेन आप देखेंगे तो ऐसे चलता जाएगा आउटपुट। यहाँ तक जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई 2π। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 2π। तो ये हमारा टाइम पीरियड 2π आ गया। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आ रहा है I एवरेज। तो ये हो जाएगा I एवरेज फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हो जाएगा 1/2π हमारा टाइम पीरियड है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से π तक। तो I थीटा। तो आप भी जो है वो पेन उठाइए एंड चेक करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। इंटीग्रेशन करना जो है वो, क्योंकि हो सकता है आप जो है फॉर्मूला भूल सकते हैं, तो आपको जो है वो निकालते आना चाहिए, डेरिवेशन करते आना चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो और क्लियर होते जाए। सो ये हमारा थर्ड कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा I एवरेज का। तो ये I एवरेज कितना आ रहा था हमारा 1/2π, 0 से 2π, 0 से π तक I d थीटा। अगेन मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो देखूँगी कितना आ रहा है 1/2π इंटीग्रेशन 0 से π। I की जगह हम अगेन क्या पुट कर रहे हैं, Im साइन थीटा d थीटा पुट कर रहे हैं। Im को जो है मैं वो बाहर रख लेती हूँ, Im/2π एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन अगेन साइन करना है तो हमें क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट जो है वो 0 से π हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा d थीटा। Im/2π, इस माइनस को मैं क्या करती हूँ बाहर निकाल लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा cos थीटा 0 to π। लिमिट पुट करती हूँ ये थीटा, तो ये हो जाएगा -Im/2π cos π माइनस cos 0। सो अगेन हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, cos π एंड cos 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा Im/2π। तो एज इट इज़ रहेगा cos π होता है -1, cos 0 होता है 1। तो ओवरऑल आंसर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा Im/2π × 2। तो आप देखेंगे कि जो हमारा फाइनल जो आंसर है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो कितना आ जाएगा, Im/π आएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप एक बार में ही निकाल लेंगे कि Im/π आएगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इंटीग्रेशन जो है वो अच्छे से करते आना चाहिए। तो I एवरेज जो है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकल के आया Im/π। तो ये फाइनल कंक्लूजन है। हमने देखा साइन वेव के लिए, हमने देखा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एंड ये जो है थर्ड जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अगेन आपको करना क्या है, 1/π की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 0.368 समथिंग जो है वो वैल्यू आएगी। तो इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखते हुए चलना है कि I एवरेज कितनी आएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। सो हम देखे थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो है वो 0.368 IM आ रहा है वैल्यू। अब हमें ये क्या है कंसेप्ट जो है वो हमारा एवरेज वैल्यू का क्लियर होगा, होप उम्मीद करती हूँ। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि कुछ वेव फॉर्म जो दिया रहता है लाइक ट्राइंगुलर जो स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है उसके लिए एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन में पूछता है फॉर अ रेक्टेंगुलर वेव आप कैलकुलेट करिए कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है।
तो अब देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है उसके लिए हम कैसे एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड बिल्कुल जो है वो एक लाइन का आंसर होगा, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। मैथमेटिकल आपने पढ़ा ही होगा, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है एंड स्क्वायर का एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, बस उसको उस कंसेप्ट को यूज़ करके आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। सो हम कुछ जो है वो स्टैंडर्ड वेव फॉर्म देखते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं हम वेव फॉर्म। आप भी अपने कॉपी में जो है वो ड्रॉ करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि जो है आपको फिर से दोबारा ये वीडियो देखना ना पड़े। फर्स्ट वेव फॉर्म जो है हम वो लेते हैं रेक्टेंगुलर वेव। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, दिस इज सॉटूथ, सॉरी दिस इज ये हमारा हो गया ट्राइंगुलर वेव फॉर्म, सॉटूथ वेव फॉर्म। पीरियोडिक है इसीलिए मैं इसको डैश 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 करके मार्क कर रही हूँ। ये हमारा हो गया, सपोज मैं यहाँ पर जो है वो 10 एम्पियर ले रही हूँ, ये हमारा आई का वेव फॉर्म है। एंड पीरियोडिसिटी के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 0 से 5, 10, 15। ये वेव फॉर्म हो गया। इस वेव फॉर्म को देख करके आपको पूछ सकता है कि फॉर अ ट्राइंगुलर वेव आप एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करिए। तो हमें पता है कि आई एवरेज हम क्या निकालते थे, ये होता था हमारा एरिया अंडर द कर्व अपॉन हम क्या करते थे, पीरियोडिसिटी करते थे, पीरियड। तो पीरियड क्या होता है, पीरियोडिसिटी। पीरियड जो है हमारा वो होता है जहाँ से भी हमारा वेव फॉर्म शुरू हुआ। सपोज ये वेव फॉर्म 0 से लेके 5 तक शुरू हो रहा है और 5 के बाद क्या हो रहा है, ये वेव फॉर्म अगेन जो है वो रिपीट होना शुरू कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर 0 to 5, अगेन 5 to 10 रिपीट होना शुरू कर दिया। तो हम बोलेंगे इस वेव फॉर्म के लिए जो है वो हमारा टाइम पीरियड t = 5 होगा। तो आपको टाइम पीरियड सबसे पहले अच्छे से कैलकुलेट करते आना चाहिए, किस पीरियड में ये ऑन है, किस पीरियड में ऑफ है। तो इस वेव फॉर्म के लिए हमारा एरिया, अगर मैं एक ट्राइंगल के लिए एरिया बात करूँ तो एरिया हमारा क्या हो जाता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी जो कि हमने यहाँ पर टी अज्यूम किया है। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा हाफ। अगर मैं बेस देखूंगी तो हमारा बेस कितना है, ये होता है ट्राइंगल का बेस 5 यहाँ पर है। हाइट, इस ट्राइंगल के लिए हाइट हमारा 10 है, डिवाइडेड बाई पीरियोडिसिटी, तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी कितनी है, 5 है। तो कुछ नहीं है, इसको आप कट करिए, देखेंगे कितना आ रहा है वैल्यू, आई एवरेज इज इक्वल टू, ये 2 से 10 कट गया, ये 5 से 5 एक और कट जाएगा, यहाँ एवरेज वैल्यू वो 5 एम्पियर आएगी। तो बिल्कुल आसान तरीका है एरिया निकालने का। ये हो गया हमारा आई एवरेज। ये हो गया हमारा ट्राइंगल के लिए हमने आई एवरेज निकाला। बिल्कुल इसी सेम क्वेश्चन को अब हम आरएमएस से देखेंगे। जब हम आरएमएस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हम ट्राइंगल के लिए और थोड़े से जो हम वेव फॉर्म जो ड्रॉ किए थे उसके लिए हम कैसे शॉर्टकट के तरीके से क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव फॉर्म। एक और वेव फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म रहेगा। ये हो गया हमारा एक अदर वेव फॉर्म एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा ओमेगा टी 0 to 2, 4, 6, 8। इसकी जो एम्पलीट्यूड है मैं वो 8 एम्पियर ले सकती हूँ। ये आप कुछ भी रैंडमली ले सकते हैं, जो है क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करेगा डेटा जो वो चेंज करके दे देगा। तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। अब अगेन मुझे ये आई एवरेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी तो ये हमारा पीरियोडिसिटी, तो यहाँ जो है पीरियड कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए ये 0 से 2 यहाँ तक ये हमारा ऑन है, वेव फॉर्म आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये 0 है 4 तक। अब 4 के बाद क्या हो रहा है, हमारा वेव फॉर्म अगेन रिपीट होना शुरू कर रहा है। देखिए ये बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो 4 से फॉलो कर रहा है। तो इस केस में जो है हम टाइम पीरियड कितना बोल सकेंगे कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड 4 आ रहा है। एंड हमें पता है कि एक स्क्वायर के लिए या रेक्टेंगल के लिए हाइट जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी। इस केस में हमारा बेस कितना है, 2 है, एंड हाइट हमारा कितना है, 8 है, डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 4। कट कर लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा जो आई एवरेज था वो हम देख पा रहे हैं कि ये 4 एम्पियर हमारा आंसर आ रहा है। बॉक्स में फिल कर लेते हैं एंड बिल्कुल आसान तरीका है, एरिया बस निकालना है वेव फॉर्म का एंड पीरियोडिसिटी से डिवाइड करके हम देखेंगे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन हम जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एरिया कैलकुलेट करके। तो ये हो गया हमारा, हमने देखा साइन वेव, हमने देखा फुल वेव रेक्टिफायर, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, हमने ट्राइंगुलर सॉटूथ देखा, हमने स्क्वायर वेव फॉर्म देखा। इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एरिया निकाल करके डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी। देखेंगे आपको आई एवरेज और वी एवरेज की वैल्यू इजीली मिल रही है।
नेक्स्ट, अब हम जो बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएमएस वैल्यू पे चर्चा करेंगे कि आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बहुत ही शानदार तरीका है हमारा आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने का। तो अब हम देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या है। तो आरएमएस का फुल फॉर्म अगर मैं देखूँ तो आरएमएस क्या हो जाएगा हमारा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप जो है वो बिल्कुल पढ़े होंगे, इसका जो है टेक्निकल मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको पता होगा, एंड जो है वो कुछ थ्योरेटिकल जो है वो थोड़ा सा आइडिया होगा ब्रीफ। तो सेकंड जो है वो हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू की। तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पर, रूट मीन स्क्वायर, बहुत इजी है, देखने में बहुत आसान लग रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बात करूँ तो बुकिश जो है बुक में जो है वो ऐसा जो है स्टेटमेंट वाइज लिखता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। जो आरएमएस वैल्यू है वो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। सो आरएमएस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज दैट स्टेडी वैल्यू और डीसी वैल्यू विच विल प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट व्हेन पास थ्रू एसी सर्किट थ्रू द सेम सर्किट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन, जिसको आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला है कि आरएमएस वैल्यू की भाई डेफिनेशन बताइए। आपको क्या करना है, किसी भी वेवफॉर्म के लिए आपको आरएमएस वैल्यू पूछ सकता है, और एक दूसरा टाइप भी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ मैं जो है वो डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट जो है वो लिख सकते हैं आप। अब देखिए, एक हर इसका भी एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला क्या हो जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो देखिए, अगर मैं आरएमएस निकाल रही हूँ तो आपको क्या करना है, रूट, तो ये हमने रूट लगा दिया। मीन के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी टोटल है उसको लिख दिए, रूट मीन स्क्वायर। अब कोई भी क्वांटिटी है आप उसका क्या करते जाइए, स्क्वायर करते जाइए, एंड सो ऑन। तो ये हमने देखा यहाँ n वैल्यूज़ था, तो ये हो गया हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये हो गया हमारा जनरल सेंस। तो ये आपका जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपको जो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आप इस पर भी जो है वो ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे पहले मार्क कर लिया आपने। अब क्या हमें करना है कि हमें फिर से अगेन जो है वो साइनोसॉइडल जो हम वेवफॉर्म उसको अगेन हमें ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ये हमारा आई एम हो जाएगा, ये हमारा आई हो जाएगा। अगर पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा 0, दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3π/2 एंड दिस इज़ 2π। ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। तो अगर मैं इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखूं तो ये हो जाता है रूट ओवर इंटीग्रेशन 1 टाइम पीरियड, पहले करना पड़ेगा 1 टाइम पीरियड, जो कि हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से टाइम पीरियड तक। जो भी फंक्शन दी रहेगी, सपोज ये फंक्शन x(t) है, ये जो है वो करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो ये हो गया रूट, ये जो t है वो शो कर रहा है कि मीन है, एंड अंदर का जो है वो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा dt। तो हमारा ये जनरल सेंस में बनेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू जो है हम इसी को ही कहते हैं। ये हो गया। अब हम कुछ क्या करते हैं कि आरएमएस वैल्यू साइन वेव के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है। सो आप भी जो है वो फटाफट पेन उठाइए और एक बार देखिए कि आपकी आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है, एंड मैच करिए कि आंसर जो है वो आपका करेक्ट है कि नहीं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं IRMS अंडर रूट ऑफ, इस केस में पर्टिकुलरली इस केस में हमारा जो टाइम पीरियड कितना है वो 1/2π है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2π तक करना है। I d(θ), I का स्क्वायर, क्योंकि ये आरएमएस है इसलिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, I की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2π। इंटीग्रेशन 0 से 2π इंटीग्रेशन होगा, I की जगह हमें पुट करना im sin θ, एंड इसका भी हमें करना है स्क्वायर dθ। im स्क्वायर जो है वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इस ब्रैकेट के बाहर मैं अगर निकालूंगी तो ये im स्क्वायर अपॉन 2π एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन होगा 0 से 2π का। अब पता है साइन स्क्वायर को मैं क्या कर रही हूँ, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2θ डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। छोटा सा इंटीग्रेशन है, करिए एंड देन उसके बाद आप फॉर्मूला जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा im/2π इंटीग्रेशन 1/2। इस 2 को भी मैं क्या करती हूँ, इसके साथ जोड़ लेती हूँ, तो ये हो जाएगा पाई, 4π हो गया। एंड अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा थीटा 0 to 2π माइनस cos 2θ। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो
ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट जो है वो 0 to 2 पाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारा आंसर। सो पुट करिए, लिमिट पुट करिए एंड देखिए कि आंसर कितना आ रहा है। तो ये आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई जो है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई तो एज इट इज़ रहेगा। पुट करते हैं लिमिट, तो ये हो जाएगा थीटा, लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई ही रहेगा। अब देखिए कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई और पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस 4 पाई एंड कॉस 0, सॉरी साइन 4 पाई एंड साइन 0, जो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 होती है, क्योंकि साइन n पाई जो है वो 0 होता है। तो ये जो पूरा टर्म है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो लिखने रही हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ये पाई से पाई ये जो है वो कैंसिल हो गया, 2 और ये 4, तो ओवरऑल बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 2 बचा। आई एम स्क्वायर है तो आई एम स्क्वायर बाहर आके रूट के आई एम निकलेगा एंड 2 का हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन √2। तो फाइनल जो हमारा आई आर एम एस की वैल्यू निकल करके आई है साइन वेव के लिए, वो कितनी आ रही है फ्रेंड्स, ये आ रही है आई एम अपॉन √2। तो देखिए मैं आपको जो है वो डायरेक्ट भी बता सकती थी कि साइन वेव के आर एम एस वैल्यू आई एम अपॉन √2 होता है, बट होगा क्या कि जब आपको बहुत सारे वेव फॉर्म एक साथ दिखेंगे, लाइक शॉर्ट वेव दिखेगा, फुल वेव दिखेगा, हाफ वेव दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, तो आप जब फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आई एम अपॉन √2 था या आई एम अपॉन पाई था। इसीलिए मैं जो है वो आपको ड्राइव करके दिखा दी कि अगर बाय द वे आप भूलते हैं क्वेश्चन, तो आप जो है वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को निकालने में जो है वो आसानी होगी, आपको कैपेबल होंगे आप। तो ये हमने देखा कि साइन वेव के लिए कितना जो है हमारी आरएमएस वैल्यू आ रही है, ये हम देख पा रहे हैं कि आई एम अपॉन √2 आ रहा है। अब कुछ और वेवफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक हमने फुल वेव पढ़ा था, हमने हाफ वेव पढ़ा, तो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, एवरेज तो निकाल ही चुके हैं। एक बार देख लेते हैं आरएमएस कितनी आती है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो किस तरफ जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ हम देखते हैं। एंड देन उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताऊंगी कि कैसे हम इस क्वेश्चन के लिए फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे फ्रेंड्स, बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हमारा जैसे हम उसमें कंक्लूजन लिखे थे, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं। फर्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमारा इनपुट में क्या हो जाएगा, हमारा साइनोसॉइडल है, तो ये हो गया हमारा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। आउटपुट की बात कर लेते हैं, आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हाफ के लिए भी जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपल सा जो हम फॉर्मूला यूज़ किया उसको हमें यूज़ करते हुए इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे कि 1/पाई, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड पाई होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम पीरियड पाई इसलिए होगा कि यहाँ पाई से ये रिपीट होना शुरू कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा पाई। टाइम पीरियड में कैपिटल टी जो है वो पाई लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो टाइम पीरियड समझने में। 1/टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 to टाइम पीरियड आई स्क्वायर थीटा। अगेन आप एक बार सॉल्व करके फिर से थोड़ा सा वर्क आउट कीजिए कि किस तरीके से आंसर आता है इसका। 0 to पाई आई स्क्वायर, तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैल्यू पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो आई एम स्क्वायर को तो मैं यहाँ से बाहर निकाल लेती हूँ, अपॉन पाई इंटीग्रेट करते हैं अगेन 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। एंड इंटीग्रेशन का लिमिट तो 0 से पाई डी थीटा होगा, अंडर रूट आई एम स्क्वायर अपॉन पाई। अब इस 2 को मैं जो है वो बाहर लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई। इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा। लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 से पाई तक। कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। लिमिट जो है वो 0 to पाई रहेगा। तो अभी हमने देखा था कि जो भी साइन का फैक्टर है 2 पाई और 0, ये होता है 0, तो ये हो गया, हट गया यहाँ से। एक बार यही बात कर लेते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू, तो आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई पुट करेंगे यहाँ, ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा पाई, कट गया पाई से पाई,
तो ओवरऑल देखिए आपके पास क्या बचा, Im²/2 बचा है। तो अगेन एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर मैं बात करूँ IRMS की, तो IRMS हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर Im/√2। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है RMS। उस केस में क्या आ रहा था, एवरेज सेम आ रहा था साइन वेव का, एंड इस केस में हमारा RMS सेम आ रहा है Im/√2। तो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। सेकंड जो हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर का बात कर लिए तो हाफ वेव रेक्टिफायर का भी कर ही लेते हैं। तो सेकंड जो है वो हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। वेवफॉर्म ड्रॉ करिए, कितना आ रहा है बताइए आंसर, आप कैलकुलेट करिए। तो हम देख पाएंगे सेकंड जो है वो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। अगेन यहाँ पर जो हमारा इनपुट होगा वो हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हम इनपुट देते हैं साइनोसॉइडल, दिस इज IM। आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं ड्रॉ करूँ आउटपुट में तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हाफ साइक्लिक के लिए तो आएगा, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं आएगा, एंड सो ऑन। बात कर लेते हैं यहाँ पर पीरियड का, तो ये हो जाएगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ये हो जाएगा IM। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर IRMS कितना हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई से रिपीट होना शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई तक ही होगा, क्योंकि इस पीरियड में तो जो है 0 है यहाँ पर, तो कुछ नहीं आएगा, एंड IM² sin² थीटा d थीटा। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने जो किया था उससे थोड़ा सा जो है वो समझ में आ चुका है कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं IM² साइन। तो IM²/2 पाई लिख लिया हमने। साइन थीटा को जो है वो अगेन मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड तोड़ रही हूँ, 1 - cos 2 θ/2 में, एंड देन थीटा। यहाँ इंटीग्रेशन जो है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप देख पाएंगे कि IRMS जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, Im²/2 पाई इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, करिए सॉल्व, बताइए कितना आ रहा है आंसर। सो ये हो जाएगा Im/2 पाई, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई तक, 2 जो है वो अगेन मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 1 थीटा का, तो ये हो जाएगा थीटा फ्रॉम 0 to पाई, एंड आप देखेंगे cos 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा sin 2 θ/2, एंड लिमिट जो रहेगा वो 0 to पाई होगा। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 2 पाई, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 0, तो मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख दे रही हूँ। आगे फर्दर मूव कर रही हूँ, तो IRMS = हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा Im²/4 पाई, पुट कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई, एंड आप देखिए क्या ये पाई से पाई कट गया। अब देखेंगे फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है IRMS = Im/4। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि कहीं भी आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, Im² से हम Im बाहर निकाल लेते हैं, 4 का जो है रूट के बाहर Im/2 आएगा। तो ये हमारा जो है वो फाइनल हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो है RMS वैल्यू आई है। फुल वेव के लिए हमने क्या देखा था, Im/2। IRMS जो है इसमें देखा था हाफ वेव के लिए Im/2 देखे, फुल के लिए जो है वो Im/√2 देखे थे। तो ये हो गया हमारा फुल वेव और हाफ वेव। आगे हम जो है स्टैंडर्ड वेव फॉर्म की बात करेंगे, कुछ शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगी। सो दोस्तों आते हैं अब जो हम शॉर्टकट में जो बताने जा रही हूँ, आप उसको जो है एक साइड कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसको जो फॉर्मूले को जो है फॉर्मूला का है या फिर थोड़ा सा जो है मॉडिफाइड वर्जन का है, एंड उससे आप देखेंगे किस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हो कि इसका जो है वो आंसर आप निकाल चुके होंगे। मैं अपने तरीके से बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, एंड आप देख पाएंगे किस तरीके से आप जो स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट से नहीं होते हैं, बाकी तो है सिंपल जो है सब कर लेते हैं। ऐसे कई हर सब्जेक्ट में है जो 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे रहते हैं जो कि आपको कंपटीशन जो है वो टफ कर देते हैं, एंड स्टूडेंट्स जो है वो आगे निकल जाते हैं। ये हो गया RMS स्टैंडर्ड के लिए। अब मैं जो बताऊंगी वो आपको मैं ट्राइंगुलर के लिए बताऊंगी एंड स्क्वायर के रेक्टेंगल के लिए बताऊंगी। तो आप क्या करिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, चाहे कितने भी स्टार मार्क करना चाहे मार्क कर लीजिए। एंड देखिए आप ड्रॉ करिए एक सॉ टूथ या फिर ट्राइंगुलर वेव फॉर्म, एंड ये जो है तरीका ये किसी भी वैलिड है। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके देखिए एंड सॉल्व करके देखिए, गारंटी देती हूँ कि आपसे जो है वो क्वेश्चन का आंसर
1 से 2 मिनट में, 1-2 मिनट में भी नहीं, चुटकियों में बन जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 0, 3, 6, 9। कुछ भी ले लेते हैं हम, ये T ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा सपोज 9 एम्पियर, ये I हो गया एंड 9 एम्पियर हमारा करंट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब इसके लिए आपको अगर कन्वेंशनल मेथड आप देखेंगे तो आपको कन्वेंशनल मेथड में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टाइम पीरियड निकाल करके इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तब देख पाएंगे कि कैसे आरएमएस वैल्यू आप निकालते हैं। तो ये जो है वो टाइप 1 क्वेश्चन है। एक टाइप 2 क्वेश्चन भी होता है जो कि मैं आपको इसके बाद डिस्कस कराऊंगी। तो अब इस देखते हैं कि आई आरएमएस अगर मेरे को निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। तो रूट तो था, तो रूट को एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद देखिए ये एक ट्राइंगुलर वेव है, तो आप याद करने के लिए कर सकते हैं कि जो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, जो हम कर ही रहे थे। अगर ट्राइंगल होगा तो आपको डिवाइडेड बाय 3 करना है। ये आंख बंद करके आप कर सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 3 ट्राइंगल के लिए करेंगे, एंड स्क्वायर के लिए कुछ नहीं करना होता है। इनटू टी ऑन अपॉन टी। अब देखिए ये टी ऑन, ये फॉर्मूला को क्या कर लीजिए आप, जो है वो बिल्कुल बॉक्स में फिल कर लीजिए एंड इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही जो है एक तरीका जो आपको दूसरों से आगे लेके जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर टी ऑन क्या है कि जितने देर के लिए वो ऑन हो रहा है, टाइम फॉर विच इट गिव्स आउटपुट, जो है वो टोटल टाइम फॉर विच इट गिव्स आउटपुट, आउटपुट कितने समय के लिए दे रहा है, एंड टी जो है वो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ, इसका फाइनल आंसर निकाल करके बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आरएमएस वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई आरएमएस जो है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है ट्राइंगल के लिए, आपका 9 है, तो 9 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, कर लिया हमने। ट्राइंगल है इसीलिए डिवाइडेड बाई 3 करना है, इनटू टी ऑन। देखिए ये ऑन कितने देर के लिए, 0 से 3 के समय के लिए आउटपुट मिल रहा है, एंड देन 3 के बाद सेम आउटपुट, मतलब क्या है, इसका जो टी ऑन है वो भी 3 होगा एंड कैपिटल टी टाइम पीरियड भी 3 होगा। इसमें खास बात यह है कि टी ऑन भी 3 एंड टी भी 3, तो पुट कर देते हैं 3, 3। तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है आप, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, एंड आप देख पाएंगे कि इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 20√27 इसकी आरएमएस वैल्यू है। तो है ना बिल्कुल इजी, ये तो फॉर्मूला लिखी हो इसलिए इतना लेंथी है, नहीं तो आप बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं, √27। ये हो गया आरएमएस। ये किस चीज़ के लिए मैंने बताया, ये मैंने पर्टिकुलरली ट्राइंगुलर वेव फॉर्म के लिए बनाया हुआ है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन 3 टी ऑन अपॉन टी। एक और ट्राइंगुलर वेव देख लेते हैं, होप जो है आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड एक और वेव फॉर्म देखेंगे ट्राइंगल के लिए, उसका कुछ हम पीरियड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। सेकंड जो है वो अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, सपोज कुछ इस तरीके से ट्राइंगल वेव दिया, ये हो गया हमारा 0, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, एंड आप जो है यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 8 एम्पियर ले लीजिए। अब इसकी आरएमएस वैल्यू आपसे क्या है पूछेगा, तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, ट्राइंगल है इसलिए 3 इंटू टी ऑन। देखिए यहाँ टी ऑन कितने देर के लिए है, ये 0 से 2 टाइम, मतलब टी ऑन जो होगा उसका हो जाएगा 2, एंड टाइम पीरियड मतलब क्या हो जाएगा 0 to 4। अब 4 के बाद ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, रिपीट करना शुरू कर रहा है, तो ये हो जाएगा टी जो है इसका कैपिटल, ये हो जाएगा 4। पुट कर देते हैं, टी ऑन इसका 2 है एंड 4। आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो उसका आपको 864 इंटू, ये मैं कट कर देती हूँ 1/2 इंटू 3, सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे अंडर रूट ऑफ 32/3। तो ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशन जो है वो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके, जो है जहाँ भी कट रहा है उसको काट करके एकदम ईजी वे में इसका आंसर लेके आना है। तो ये हो गया ट्राइंगल के लिए। अब जो हम सेकंड वेव फॉर्म देखेंगे, आप इसको जो है वो स्टार मार्क कर लीजिए एंड बॉक्स में ऐसे फिल कर लीजिए, ये हो गया। अब सेकंड जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए। तो इस फॉर्मूले को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, आप जो है वो अलग से लिखिएगा क्योंकि थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये हो गया स्क्वायर के लिए,
तो ये हम बना दिए स्क्वायर वेव फॉर्म। अगेन कुछ ले लेते हैं, टाइम पीरियड 0, 2, 4, 6, 8 एंड दिस इज़ 4 एम्पियर। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से जो है फ्रेश पेज में टॉपिक हेडिंग डालना है स्क्वायर वेव फॉर्म एंड देन इस फिगर को आप ड्रॉ करिए एंड इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड स्क्वायर सेम रहेगा, स्क्वायर है रेक्टेंगल इसलिए आपको इस 3 को रिमूव करके 1 लगा देना, यानी यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन 1 टी ऑन बाई टी, ये इसका फॉर्मूला है। टी ऑन सेम रहेगा, टी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले में जो यहाँ पर 3 ना लगा करके आपको 1 लगाना है, यानी कुछ नहीं रखना है। अब इसके लिए हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। देखिए बताइए कितना आ रहा है आंसर। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आता है। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा IRMS इज इक्वल टू रूट ओवर मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, तो ये हो गया 4 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू टी ऑन कितना है यहाँ पर आपका 2 है एंड टोटल टी जो है वो 4 है। सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा बताइए। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 4, कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 8, तो अंडर रूट ऑफ 8 इसका आंसर, रूट ओवर IRMS जो इसकी वैल्यू आई। ओके तो दोस्तों अब हम जो है इसका फाइनल जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे IRMS वैल्यू, फिर एक टाइप 2 देखेंगे उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो है वो ये होप जो है उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है वो हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है एक ट्राइंगल का और एक स्क्वायर का, तो दोनों के लिए ही मैं आपको फॉर्मूले बता चुकी हूँ, तरीका बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और आप कोई भी जो है वो JEE लेवल या AE लेवल का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा कैलकुलेट करिए। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड है 6 एंड -6। अब आते हैं इस पे एंड आप जो है वो चेक करिए कि आपका आंसर क्या आया था और मेरा आंसर क्या आ रहा है एंड टाइम कितना लग रहा है। तो IRMS इज इक्वल टू, सो देखिए इसका जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम देखेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो T है, कैपिटल T ही है, T ऑन, इसके लिए जो ट्राइंगल के लिए T ऑन जो है वो 0 से T/2, मतलब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए जो है T ऑन जो है वो T/2 आएगा एंड जो स्क्वायर के लिए अगेन जो है वो T माइनस T/2, तो ओवरऑल T/2 आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन, देखिए ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल मैग्नीट्यूड -6, तो -6 जो स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर अपॉन 3 कर दिए इंटू T ऑन कितना हो जाएगा T/2 इंटू टोटल टाइम प्लस मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसके लिए इसमें तो कुछ नहीं करना है तो कुछ यहाँ 3 नहीं आएगा इंटू T/2 डिवाइडेड बाई T। अब बस आपका टास्क क्या है कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखते हैं कितना आएगा कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 इंटू T से T कैंसिल हो गया 1/2 प्लस अगेन ये 36 इंटू T से T कैंसिल हो गया तो 1/2, ये आ गया। अब आप देख पाएंगे कि ये जो है वो कैंसिल हो गया, 18 से कैंसिल हो गया एंड 3 से 18 6 प्लस 36 से कैंसिल हुआ, ये 18 आया। ओवरऑल आंसर आपका कितना आ रहा है, रूट ओवर 24, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, कोई इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन लिमिट, क्योंकि अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन का तरीका आपको बताऊंगी तो जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। फिर आप जो है वो कन्वेंशनली एक बार आप चेक करिए कि कॉपी में कैलकुलेट करिए कितना समय लग रहा है और इसको सॉल्व करते हुए आपको कितना समय लग रहा है, तो आप कोई भी जो है ईजिली देख पाएंगे कि किस तरीके का ये शॉर्टकट जो है वो बिल्कुल कारीगर है, आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा टाइप 1। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या था, हमने देखा कि वेव फॉर्म से कैसे हम RMS वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। अब एक टाइप 2 का क्वेश्चन होता है, जो टाइप 2 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे टाइप 2 करके मार्क करिए और इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखेगा तो आपको क्या सिंपल सा एक फॉर्मूला है उसको बाय हार्ट कर लेना, याद कर लेना है। तो टाइप 2 में किस तरीके का क्वेश्चन है, सपोज ये वोल्टेज V दिया हुआ है इक्वल टू, मान लीजिए ये जो है इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है 5 मान लीजिए 3 + 4 cos 2t है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है
इस टाइप 2 में ये जो इक्वेशन है ये दो पार्ट से मिल के बना है, एक 3 और एक 4 cos 2t। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 इसके साथ कोई भी जो है वो साइनोसॉइडल टर्म नहीं है, कोई भी फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं है, कॉस नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू हम कह देंगे इसको, एवरेज वैल्यू। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपसे कोई बोले कि इसकी एवरेज वैल्यू आप बताइए, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी v ऑफ t की, डायरेक्ट आप बोलेंगे 3। तो ये हो गया इसका आंसर, कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी की, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आरएमएस की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस AC बाई √2 का होल स्क्वायर। ये जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करना है एकदम। तो ये इसको आप एक एक करके जो है मैं आपको शॉर्टकट और फॉर्मूले बता रही हूँ, जो कि आप रिवीजन करके जाएंगे तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो वो स्टार मार्क को और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अंडरलाइन किए हुए हैं उसको पढ़ के जाइए, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ DC स्क्वायर प्लस AC बाई √2 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो आप सॉल्व करिए, बताइए कितनी आ रही है वैल्यू। बस जो है कि आपका कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बाकी तो आप संभाल लेंगे। फिर यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, VRMS हम लोग लिया था, तो ये हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू, देखिए अंडर रूट ऑफ DC स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने देखा कि DC कितना आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस AC कितना है 4। ये जो है वो कॉस वाला पार्ट जो है हमारा AC का है, क्योंकि AC की कुछ फ्रिक्वेंसी होती है एंड यहाँ पर जो है हमारा ओमेगा के टर्म्स में दिया हुआ है, तो AC जो है वो 4 हो जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूट का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16 अपॉन 2, जो कि मिलेगा हमें 8 एंड आंसर जो आएगा इसका अंडर रूट ऑफ 17 आएगा VRMS। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 का, जिसमें कि एवरेज और RMS वैल्यू हमसे पूछता है। ये एक और जो है हम इसी तरीके का, अब इसमें क्या हुआ था, एक ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम क्या करते हैं 2 फ्रीक्वेंसी वाला कुछ टर्म लेते हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपका जो है वो आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं 2 फ्रीक्वेंसी टर्म का। सपोज इसी क्वेश्चन में क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। तो आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज 10 प्लस 10 √2 cos 2t प्लस 20 √2 sin 3t। सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको DC वैल्यू भी दिया है, एक और फ्रीक्वेंसी ω1 दिया है एंड सेकंड जो फ्रीक्वेंसी ω2 3 दिया हुआ है। तो इस केस में भी आपको कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा VRMS का, बस AC जो हम लिखे थे उसमें वो पार्ट ऐड होते जाएंगे। तो ये हो जाएगा DC स्क्वायर प्लस AC बाई √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AC1 AC2 एंड जितने भी दिए रहेंगे उसको आप क्या करते जाइए, बस स्क्वायर करते जाइए डिवाइड बाई √2। तो ये हो जाएगा हमारा DC। इस केस में DC कितना है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 √2 बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस कितना लिया हमने 20 लिया है, तो 20 √2 बाई √2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का ऐसे मैंने दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा देखेंगे, दिस इज़ 100, 10 का स्क्वायर अगेन 100, 20 का स्क्वायर जो है वो 400 आएगा। ओवरऑल आपका कितना आ रहा है 500, अंडर रूट ऑफ 600 आपका आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा VRMS फाइनल। इसको आप और आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो देखेंगे कि 10√6 आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स RMS और एवरेज वैल्यू की। हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था, देखा था किस तरीके से शॉर्टकट निकाला जाता है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है वो कन्वेंशनल हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करके आप उसको सॉल्व करिए एंड देखिए कि किस तरीके से आप जो है टाइम को सेव कर सकते हैं। सो आपका क्या है, इस वीडियो में हमने पूरा RMS, एवरेज, फुल, हाफ सब पढ़ा हुआ था। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं आपके लिए एक टेबल जो है वो फॉर्म करूँगी। इस टेबल को बस आप जो है एग्जाम के दौरान एक बार देख करके जाइए, थोड़ा सा फॉर्मूला रहेगा उसको आपको याद करना है एंड आप देखेंगे कि सिर्फ एक टेबल से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। टेबल के पहले जो थोड़ा सा रह गया था टॉपिक, वो पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का था। तो पिक फैक्टर का जो है वो आपको क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जाम में, तो फटाफट देख लेते हैं कि पिक फैक्टर क्या होता है और ये क्यों हमें पढ़ना पड़ता है। पिक फैक्टर को कई बुक में KP भी लिखा रहता है एंड फॉर्म फैक्टर को KF लिखा रहता है। सो पिक फैक्टर क्या होता है,
पीक फैक्टर Kp इज इक्वल टू, इट इज़ अ रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द RMS वैल्यू। तो ये जो है वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब हम जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पीक रहेगा ऊपर की RMS रहेगा। तो इस तरीके से आपको मैं आसान तरीका बताती हूँ। देखिए पीक फैक्टर, तो पीक से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पीक से ही स्टार्ट करना है। तो ये हो गया हमारा पीक फैक्टर Kp, पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। अगर हम साइन वेव के लिए देखेंगे, फॉर अ साइन वेव, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है साइन वेव के लिए पीक फैक्टर बताइए। साइन वेव के लिए हमने पीक वैल्यू देखा था Im, सपोज करंट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा Im, एंड RMS वैल्यू हमने कितना निकाला था, अभी देखा था कि Im अपॉन √2 जो है वो हम इसकी RMS वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ से Kp की वैल्यू साइन वेव के लिए कितना निकल के आ रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा Im अपॉन √2। सॉल्व करिए तो Kp इज इक्वल टू √2, एंड √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ये तो आपको याद ही होगा कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो आपको √2 भी बोल सकता है, 1.414 भी बोल सकता है। तो ये हो गया हमारा Kp पीक फैक्टर। फॉर अ साइन वेव हम देखेंगे कि 1.414 हो रहा है। सेम केस जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर का भी बनेगा, क्योंकि उस केस में भी RMS हमारा कितना आ रहा था, Im अपॉन √2 आ रहा था, इन पीक भी हमारा क्या हो रहा था Im। तो ये हो जाएगा साइन वेव के लिए, और मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो ये जो है वो टेक्निकल डेफिनेशन तो पढ़ लिए हैं कि क्यों हम पीक फैक्टर पढ़ते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो कुछ 2-3 पॉइंट होते हैं इसके कि वाई पीक फैक्टर। तो आपसे कोई अगर पूछता है कि पीक फैक्टर क्यों पढ़ते हैं, तो इसका जो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हम मशीन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, जो भी मशीन हम पढ़ते हैं, डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर, तो हम उसमें लॉस निकालते हैं, आयरन लॉसेस। तो जब आप मशीन पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आयरन लॉस जो है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम वैल्यू पे। किसकी मैक्सिमम वैल्यू पे? फ्लक्स के मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो उस केस में आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पर जो है वो पीक फैक्टर लेना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। सेकंड जो हम देखते हैं कि इन डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेस्टिंग, जब आप पावर सिस्टम पढ़ते हैं एंड प्रैक्टिकली जब आप इंसुलेटर का टेस्टिंग किए होंगे, इंसुलेटर टेस्टिंग, तब आप एक फॉर्मूले में देखे होंगे कि डाइइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये डिपेंड करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पीक फैक्टर जो है वो लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेस्टिंग में, क्योंकि जो हमारा अगर हम पीक वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा इंसुलेशन जो है वो कई बार ब्रेक डाउन हो जाता है एंड उससे थोड़े से प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो ये जो हमारा 1-2 रीज़न हो गया कि पीक फैक्टर हम क्यों पढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमारा फॉर्म फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आपको हो सकता है याद होगा, एक बार मैं आपको और रिमाइंड करा दूँ कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है एंड किस तरीके से हम RMS और एवरेज का यूज़ करके फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है, आप एक बार याद करिए, कभी अगर पढ़े होंगे तो कॉपी में नोट डाउन करके जो है वो स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला पूछ देता है कि फॉर्म फैक्टर बताइए। तो सेकंड हमारा जो है वो फॉर्म फैक्टर है। सो फॉर्म फैक्टर, इसको हम KF से कई बुक में लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू, ये होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ RMS कहाँ एवरेज। अब देखिए आपको याद किस तरीके से रखना है, फॉर्म, इसमें एक R का जो है वो टर्म आ रहा है, फॉर्म आप जब बोल रहे हैं तो R आ रहा है, इसलिए इसको R को जो है वो पहले रखना है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एंड जब आप पीक फैक्टर देख रहे थे एंड फॉर्म फैक्टर, तो दोनों में ही क्या है, हमारा RMS वैल्यू जो है वो कॉमन है, इसलिए RMS इसमें आएगा पहले एंड देन एवरेज आएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्म फैक्टर। इसका खास कोई ज़रूरत नहीं होता है ऐसे हम लोग को टेस्टिंग वेस्टिंग में, लेकिन फिर भी जो है वो हमें पढ़ना पड़ता है फॉर्म फैक्टर। तो ये हो जाएगा RMS अपॉन एवरेज। अब मैं क्या करती हूँ, साइन वेव के लिए देखती हूँ। तो फॉर साइन वेव कितना हम लोगों ने निकाला था, RMS, तो हम देखे थे ये हमारा आ रहा था Im अपॉन √2 एंड I एवरेज कितना निकाले थे हम, तो हम देख पाए थे कि ये जो है वो 2Im अपॉन पाई जो है हमारा I एवरेज आ रहा था। तो इस केस में हमारा फॉर्म फैक्टर कितना बनता है, आप कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से, तो आप देख पाएंगे ये हो जाएगा Im अपॉन √2 डिवाइडेड बाई 2Im अपॉन पाई।
तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्म फैक्टर देखेंगे 1.11, इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1.11 जो है वो फॉर्म फैक्टर साइनोसॉइडल के लिए निकल के आ रहा है। तो कई बार आपने सुना होगा कि फॉर्म फैक्टर 1.11 आ रहा है, तो आपको जो है वो डेराइव करते आना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्म फैक्टर जो है आप 1.11 कैलकुलेट किए हैं। तो ये हो गया हमारा पूरी चर्चा जो है वो हमने पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में कर लिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक टेबल बना रही हूँ एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है वो मेरे साथ साथ टेबल बनाते हुए जाइए, ताकि जो है आपको जो है समझ में आए कि किस तरीके से हम एवरेज, आरएमएस, पीक और फॉर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसी फंडामेंटल का। क्वेश्चन जो है वो ज़रूर एसएससी में अगर ना भी आए तो भी जो है कोई भी स्टेट और जेई में आता है। वैसे एक क्वेश्चन एसएससी ज़रूर पूछती है हर साल। तो आपको क्या करना है, टेबल को एकदम से याद कर लेना है, हर एक फॉर्मूले को याद करना है एंड उसको बार बार कॉपी में नोट डाउन करके लिखते हुए प्रैक्टिस करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी डेटा आपसे मिस ना हो जाए। उसके लिए आपको ये टेबल जो है वो जो स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है उसे कुछ याद रखना है। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारा हो जाएगा, जो हम साइन वेव पढ़े थे वही हो जाएगा। पहला जो हमारा कॉलम होगा वो हो जाएगा हमारा सीरियल नंबर का। तो ये हो गया हमारा पहला सीरियल नंबर। सेकंड जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वेवफॉर्म। थर्ड जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू। फोर्थ जो है हमारा क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू। और जो फिफ्थ कॉलम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पिक फैक्टर का। एंड लास्ट जो कॉलम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फॉर्म फैक्टर का। इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, यही क्वेश्चन जो है वो आपके किसी ना किसी तरीके से घुमा करके आएगा। तो ये फर्स्ट जो है हम क्या पढ़े थे, साइन वेव। तो ये हो गया हमारा साइन वेव। ड्रॉ कर लेते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ये हो जाएगा 0, पाई, 2 पाई। आई एवरेज हमने कितना फ्रेंड्स पढ़ा था, कितना हमने निकाला था, आई एवरेज की वैल्यू हमने निकाला था 2Im/पाई। आरएमएस हमने देखा था, आई आरएमएस कितना आ रहा था, ये हो रहा था Im/√2। पिक फैक्टर क्या होता है, पिक फैक्टर होता है हमारा पिक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो ये हो जाएगी, ये कितना आ रहा था, √2 आ रहा था। सेकंड फॉर्म फैक्टर इस केस में हमारा कितना आ रहा था, 1.11 आ रहा था साइनोसॉइडल के लिए। ना सेकंड जो हमारा वेव फॉर्म होगा वो हो जाएगा एक फुल वेव रेक्टिफायर का। सो फुल वेव रेक्टिफायर का मैं ये जो आउटपुट ड्रॉ कर रही हूँ, तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा आउटपुट हो जाएगा 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। इस केस में हम आई एवरेज देखें तो आई एवरेज हमारा क्या आ रहा था, हमारा सेम आ रहा था फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 2Im/पाई। आई आरएमएस भी जो है वो सेम आ रहा था, ये हो जाएगा Im/√2। पिक फैक्टर अगेन हमारा क्या हो जाएगा, √2 और 1.414 एंड फॉर्म फैक्टर हमारा 1.11। तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर का। थर्ड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आउटपुट में हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा जो है वो आउटपुट मिलता है। तो इस केस में आई एवरेज हमने कैलकुलेट किया था, आप जो है पेज को एक बार पलटिए, देखिए कितना आ रहा था। तो ये आ रहा था Im/पाई। सेकंड जो है इसमें आई आरएमएस हम देख पा रहे थे, तो ये हो रहा था Im/2 आ रहा था। तो इस केस में जो है वो आप पिक फैक्टर निकाल लीजिए, तो कितना आएगा हमारा पिक फैक्टर देख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें आएगा पिक फैक्टर 2। जब आप डिवाइड करेंगे Im/2 को तो 2 आएगा। एंड फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS/एवरेज। तो यहाँ इस केस में RMS कितना है, Im/2 डिवाइडेड बाई Im/पाई। तो ये हो जाएगा हमारा पाई/2 1.57 समथिंग आएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सेकंड, अब जो फोर्थ वेव फॉर्म है जो हम देखेंगे, ट्राइंगुलर की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगुलर वेव फॉर्म। ये 0, ये हो जाएगा हमारा Im एंड ये हो जाएगा 1, 2। तो मैं आपको ये जो भी तरीका बताई हूँ आपको कैलकुलेट करने के लिए, उससे आप कैलकुलेट करिए एवरेज वैल्यू। तो आप देखेंगे कि एवरेज वैल्यू हमारी कितनी होती है, यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होता है एरिया अपॉन पीरियोडिसिटी। तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन पीरियड। तो ये हो जाएगा हमारा Im/2। एंड सिमिलरली आप RMS कैलकुलेट करेंगे तो ये Im/√3 आएगा। Im/2 Im/√3, तो यहाँ पर हमारा आएगा √3 जो होता है 1.732। एंड जो है वो फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, कैलकुलेट करिए एक बार। फॉर्म फैक्टर आ जाएगा हमारा
IM/√3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, IM/2 आ जाएगा। तो आपका आएगा √2/√3 समथिंग आएगा। एक बार देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट जो वेव फॉर्म है वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर वेव फॉर्म। तो आप स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए जो है इस तरीके से एक बार टेबल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टेबल। तो ये हो गया। तो इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, उसके बाद एक और वेव फॉर्म बचा हुआ है स्क्वायर वेव फॉर्म, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो एसएससी आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पिक फैक्टर बताओ, या फिर एक अपना ट्राइंगुलर वेव फॉर्म के लिए बोलेगा कि आरएमएस वैल्यू बताओ। इस टेबल से किसी भी तरीके का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर वेव फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर वेव फॉर्म। लास्ट जो है 5 नंबर पॉइंट है स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा IM, दिस इज़ 1, दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ जो I एवरेज आता है वो हमारा IM होता है, I RMS जो होता है वो भी IM होता है। तो आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम आएगा। पिक फैक्टर होता है 1 एंड फॉर्म फैक्टर अगेन होता है 1। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, बोलेगा किस वेवफॉर्म के लिए हमारा पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों 1 आते हैं। एक तरीके का ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो है वो I RMS जो है और I एवरेज कौन सा सेम होता है किस वेवफॉर्म के लिए, एक ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बोलेगा फॉर अ स्क्वायर वेवफॉर्म आप बताइए कि RMS कितना और एवरेज वैल्यू इनका रिलेशन क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, ये दोनों ही इक्वल है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पूरा टेबल के फॉर्मेट में हमने देखा कि एवरेज और RMS वैल्यू कितनी होती है। एंड इस जो पूरे लेक्चर सीरीज़ है उसमें मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको कोई भी लेक्चर जो है वो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप उसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, एंड देन आप देखेंगे कि आपके जो कंसेप्ट है RMS और एवरेज और पिक फैक्टर से रिलेटेड वो काफ़ी जो ईजिली आप जो है वो रिकॉल कर पाएंगे पूरे फॉर्मूले को। ऑन द जो एग्ज़ाम सेंटर में आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।